68 से लेके अब तक दसियों बार इसके किए गए हैं और गज़ा के लोगों को शहीद किया गया है और इससे ज़्यादा शदीद बमबारियां गज़ा में हुई हैं। इसलिए ये कहना कि गज़ा ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया की एक साजिश है। और हमारा इंडियन मीडिया, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्चुअली ख़बरें तो दे नहीं रहा है। ये तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, कमर्शियल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है इजराइल के, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है। उनकी अपनी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, वहाँ से वीडियोस आ रही हैं इजराइल से और उनको हिंदी में वॉइस ओवर करके ये मीडिया दिखा रहा है। मीडिया के पास अपनी ना कोई इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है ज़रा भी। और जो यहाँ से भेजे हैं जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव और ब्यूरो और रिपोर्टर्स, वो भी इजराइल स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि वो इजराइल के ने उनको बुलाया है, उनके होटल्स में उनका खाना, उनकी गाड़ी, उनकी सिक्योरिटी, तो वही वो वीडियोस भी उनके इशारे पे तैयार कर रहा है। और जो एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियोस बना रहा है इजराइल, वो यहाँ सप्लाई कर रहा है। वो सारे झूठे हैं। अभी जैसे 40 बच्चों का दिखाया कि वो वाइट हाउस ने कहा, जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा हुआ, अगले दिन वाइट हाउस ने ही उसका वो कर दिया खंडन कि साहब नहीं ये तो गलत था। या जो एक और बच्चे को जले हुए दिखाया या औरतों को दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा इजराइल का झूठा प्रोपेगेंडा है जिसे वेस्टर्न मीडिया और ये दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर हमारा जो प्रिंट मीडिया है, उसमें जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ख़ास तौर पर इंग्लिश के अखबारात में, वो ज़्यादा बेहतर और बैलेंस्ड लिख रहे हैं इस पूरे किस्से के बारे में। तो ये कि 2 दिन में मिट जाएगा, ये इजराइल की धमकी है। इजराइल का कहना है 67 से अब तक तो मिटा नहीं, और अब क्या मिटेगा। सच बात यह है कि 4 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ये जंग ग्राउंड पे हार चुका है, तभी हार गया, उसी दिन हार गया। और अगले दिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी यूनाइटेड नेशंस में वो जंग हार गया। थर्ड मरहला आएगा नेगोशिएशन का, डायलॉग का, जो टेबल पे बैठ के होगा। टेबल पे बैठ के क्या डायलॉग होगा? वो कहेंगे जंगी कैदी छोड़ो, वो ये कहेंगे ठीक है जी जंगी कैदी छोड़ देते हैं, आप जो है वो मुहासरा ख़त्म करो और हमारे जंगी कैदी वापस करो। 67 के मुआहदे के तहत जो फ़लस्तीन था, वो फ़लस्तीन जो है स्टेट बनाओ। ये सारे मुआहदे उनकी तरफ से भी होंगे। आपके हिसाब से सुपर पावर बन रहा है इजराइल, बन रहा था या कहता है या कहलवाता है चारों तरफ, वो शुरू के 4 घंटे में जंग हार गया। वो भी छोटे, देखिए 7 अक्टूबर से पहले का इजराइल और 7 अक्टूबर के बाद का इजराइल में बहुत बड़ा फर्क होगा। आप देखेंगे अभी तो जंगी जुनून है, उस जंगी जुनून में सब एक प्रोपेगेंडा मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन ये जंगी जुनून जब ख़त्म होगा तो एक कहना मुश्किल है कि इजराइल के में बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो इजराइल के अब तक के सबसे ज़्यादा करप्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, नेतन्याहू, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर उनके खिलाफ फैसला आने वाला था, वो जेल जाने वाले थे। और ऐसे में ये जंग उनको सूट कर रही है और इस जंग को वो बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि जंग हार चुके हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में ये इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं और मज़ीद ज़ोरदार धमकियाँ दे रहे हैं। अभी 1 हफ्ता हो गया ये सुनते हुए कि साहब रिजर्विस्ट जो फोर्स है 3 लाख की, वो आ रही है, वो आ गई है, वो चल पड़ी है, वो पहुंच गई है, वो मौके पे है, वो ये है। हम 11 लाख जो नॉर्थ गज़ा के लोग हैं वो खाली कर दें, हम अंदर आ रहे हैं, 24 घंटे में खाली कर दें। ये कितने दिन से सुन रहे हैं, अभी तक एंटर नहीं हो पाए हैं। तो ये दावा करना और धमकियां देना और गीदड़ भपकियां देना और प्रोपेगेंडा करना, ये तो जंग का हिस्सा है, ये जंग में होता है और वही हो रहा है। इससे मुतासिर किसी को भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना है तो अखबारात देखें, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनकी खबरों से वो खबरें ज़्यादा रिलायबल होंगी, बजाय इसके कि हम अमेरिका और इजराइल की दी हुई खबरें पर कोई ज़रा सा भी एतबार करें। लेकिन जिस तरीके से भारतीय मीडिया भी दिखा रहा है, कुछ आप भी कह रहे हैं और हमने भी देखा कि पत्रकार पहुंचे हुए हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि आर्मी बढ़ रही है, टैंक लेके बढ़ रही है। वो परसों से बढ़ ही रही है, अभी तक पहुंची तो वो कहीं तक है नहीं। तो क्या टैंक को पूरी राजधानी से भेजा गया है पैदल के जाओ भाई
पैदल पैदल बढ़ो आराम से, ताकि ज्यादा असर भी ना हो और बस खलबली सी मचती रहे। देखिए, एक वीडियो जो बन जाता है तो बड़ा आसान होता है, फिर उस वीडियो को हर 2 घंटे के बाद चलाते रहिए तो एक आम देखने वाला ये समझता है कि ये अभी का वीडियो है, जबकि वो 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर पुराना वीडियो होता है। तो उससे नैरेटिव बनाने का है, तो ये वॉर नैरेटिव्स हैं जो मीडिया के ज़रिए, मीडिया वॉर है और उसमें एक प्रो इज़राइल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। जो हार की खिजालत है, उस खिजालत, उस शर्मिंदगी को वो झेप मिटाने की ये कोशिश है जो अरबों रुपया खर्च करके अब इज़राइल कर रहा है, ताकि किसी सूरत से मुंह दिखाने लायक बचे। ये एक कोशिश है बस। तो जैसे आपने कहा, शुरुआत के 4 घंटे में ऐसा हमला हुआ इजराइल पे, जिसके वजह से वो खिसिया सा गया, और खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे, भारत में कहावत है, वो वाला मामला हो रहा है। ये अपनी खिसियाहट निकाल रहा है यकीनी तौर पर। देखिए, अभी तक इजराइल अपनी जो टेक्नोलॉजी है, वॉर टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी की टेक्नोलॉजी, जासूसी की टेक्नोलॉजी, ये बड़ी महंगे दामों पर ये भेजा करता था। मसलन पेगासिस का जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे भेजा था वो इजराइल ने से ही ख़रीदा गया था। वो एक फ़ोन पर इस्तेमाल करने के लिए करोड़ों रुपए का था वो सॉफ्टवेयर। तो इजराइल की इकोनॉमी जो ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमी है, कमज़ोर इकोनॉमी है, क्योंकि जंग पे ज़्यादा खर्च करते हैं ये लोग और लोगों को रोज़गार देने पे कम खर्च करते हैं, तो पॉलिटिकली भी कमज़ोर है इजराइल, क्योंकि वहाँ पर कभी भी एक सरकार, मजबूत सरकार नहीं बनती, मजबूर सरकार बनती है। अभी भी नेतन्याहू को पूरा मैंडेट हासिल नहीं है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है जो वहाँ चल रही है, तो सरकार भी मजबूत नहीं, इकोनॉमी भी मजबूत नहीं। तो इस तरह की भर्री दे के ये लोगों से पैसे इकट्ठा करते थे महंगी टेक्नोलॉजी बेच के। अब सवाल ये हो गया 7 अक्टूबर के बाद कि इस महंगी टेक्नोलॉजी को जो दुनिया खरीद रही थी, क्या वो इसमें एतबार इजराइल पर 7 तारीख के बाद भी करेगी? क्या जिस ताकत का वो मुजाहरा करते थे कि हम दुनिया की बेस्ट आर्मी है, सबसे पावरफुल आर्मी है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है और हमारे सरहदों में जो है परिंदा पर नहीं मार सकता, ये जो एक इम्प्रेशन सारी दुनिया के सामने था, क्या वो इम्प्रेशन दोबारा कायम किया जा सकेगा सदी अगले दहाइयों तक? ये मुमकिन नहीं है। तो इजराइल को इस जंग के बाद पॉलिटिकल लॉस भी होगा, क्रेडिबिलिटी का लॉस भी होगा, साख भी कम होगी और इकोनॉमिक लॉस भी होगा कि जो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी बेचते थे वो अब नहीं बिकेगी। जो ओरा था पूरे दुनिया में, भोकाल मचा रखा था, वो टूट गया है। वो भोकाल खत्म हुआ, अब सबके बराबर हैं। और आप दूसरी इजराइल के बारे में ये बात मालूम होनी चाहिए कि इजराइल जो 14 मई 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास करके जो नया मुल्क करार दिया था, उसको रिकॉग्नाइज कितने ममालिक ने किया है? अरब ममालिक ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अफ्रीकी ममालिक ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, और कुछ छोटे छोटे यूरोपियन ममालिक थे, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था। हाफ ऑफ द वर्ल्ड है तकरीबन, थोड़ा और होगा, लेकिन उसने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अभी जो चल रहा था पिछले 40-50 साल से, फ़लस्तीन का मसला दुनिया भूल चुकी थी तकरीबन। अब आके इस जंग के ज़रिए पूरी दुनिया इजराइल के मसले पे बहस कर रही है, हेडलाइन को हिट किया है। सारा एक हफ्ते से इजराइल और फ़लस्तीन के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, सब इजराइल और फ़लस्तीन इसके बरक्स सारी दुनिया का इस बात पे कंसेंसस है। तमाम 198 ममालिक जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट, इनका भी और भारत का भी, सबका, कि फ़लस्तीन को वहीं साइड बाय साइड एक रियासत होना चाहिए, एक रियासत बने। तो इजराइल रियासत बनने से पहले एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है, जिसे नाजायज़ तौर पर बनने से इजराइल रोक रहा है, तस्लीम करने के बावजूद कैसे होना चाहिए। इजराइल रोक रहा था अभी तक, और इजराइल रिकॉग्नाइज्ड होने के बावजूद आधी दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस पर ये देखिए कि आप तो एक रिकॉग्नाइज कंट्री बन गए इजराइल, तो आपके पास बड़ी आर्मी है, बड़ी ताकतवर आर्मी है, दुनिया कह रही है, एटॉम बॉम्ब भी आपने बना रखे हैं, आप एटॉमिक पावर भी हैं, खाने को रोटी नहीं है, बम बना के बैठे हुए हैं आप। और इजराइल जिसको सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, उसके पास कोई आर्मी नहीं है,
तो इतने फ्रेजाइल कंडीशन में कि जहाँ पर इजराइल कंटिन्यूअस वहाँ स्कर्मिशेस करता हो, लोगों को शहीद करता हो, गिरफ्तार करता हो, नाजायज सेटलमेंट बना रहा हो, गासिबाना कब्जे कर रहा हो, अरबों को बाहर निकाल रहा हो, उसको आर्मी की ज़रूरत नहीं है। उस फ़लस्तीन को आर्मी की ज़रूरत नहीं है, उसे आर्मी नहीं बनाने दिया जा रहा। और इजराइल जो एक ट्रेटर स्टेट है जिसको पूरी दुनिया ने अब तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, वो इतनी स्ट्रांग आर्मी लेके चलेगा। वो नैरेटिव इस जंग के बाद अब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है इसी में मेरा कि जैसे हमास ने हमला किया इजराइल पर, उसके बाद पूरी दुनिया अचानक साथ आई, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अचानक साथ देना आखिर क्या मामला किसके है? साथ आई? इजराइल के साथ आई। नहीं, कहाँ आई? नहीं, जो यूरोपियन कंट्री है लगभग तो। आप यूरोपियन कंट्री को पूरी दुनिया क्यों कह रहे हैं? हाँ। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज 26 हैं जिन्हें शेंगेन स्टेट हाँ। कहते हैं, 26 है। हाँ। उसके साथ एक यूके है और एक यूएस है। कितनी हुआ? 28 कंट्री। और कौन साथ में? और तो कोई यूएन साथ में तो नहीं है। यूनाइटेड भारत भी तो खड़ा हुआ ना। नहीं, भारत ने तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड है वो अलग है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंड है वो अलग है। दोनों अलग अलग स्टैंड है। तो पहले तो वजीर आजम, यूरोपीय यूनियन की भी बात हो रही कि एक साल उनके मतलब समर्थन में भाई यूरोपियन यूनियन को बोला ना 26 ममालिक हैं वो। तो इस तरह कुल मिला के तो 28 है ना। तो ये भर्री जो दी जा रही है कि सारी दुनिया साथ खड़ी है, सारी दुनिया साथ खड़ी है। तो 9 अक्टूबर को जो इमरजेंसी मीटिंग यूनाइटेड नेशंस की हुई थी, सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें एक रेजोल्यूशन तक नहीं आ सका इनके फेवर में। पूरा जोर लगा लिया अमेरिका और इजराइल ने मिलके कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमास को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे, हमास को वार क्राइम का मुजरिम करार दे दे। पूरी कोशिश करी, लेकिन एक लफ्ज यूनाइटेड नेशंस नहीं बोला 9 तारीख को। क्या ये हार नहीं है, डिप्लोमेटिक डिफीट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स की, यूरोपियन यूनियन की और इजराइल की? है ना ये डिप्लोमेटिक स्टेट। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने खुद ये बोला कि इजराइल ने जो बोया है वही काट रहा है। यानी उन्होंने कहा कि ये रिएक्शन है इस बात का, जो इजराइल एट्रॉसिटीज कर रहा था फ़लस्तीन के ऊपर, उसका रद्द अमल है। ये सेक्रेटरी जनरल ने भी बोला, ये बहुत सारे दूसरे ममालिक ने भी बोला, ये अरब स्टेट्स ने भी बोला, ये तो फ़लस्तीनी भी बोल रहे थे। तो फ़लस्तीन में जो उनका रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है फ़लस्तीन का, अल फतह ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ये सारी बातें कही, उसको किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। तो दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठ है। दुनिया आधी से ज़्यादा आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। और इसलिए आप देखिए कि इस जंग का बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो फ़लस्तीन जिसे नौजवान नस्ल भूल चुकी थी, आज वो नौजवान नस्ल नए सिरे से फ़लस्तीन को पढ़ रही है और उस किस्से को समझ रही है। और दुनिया में एक बार फिर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा ज़ोर से उठेगा। दूसरी चीज़, जो अरब नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, जो 2020 में इब्राहिमिकल एकॉर्ड के नाम से ट्रंप ने करवाया था, यूएई के साथ में, बहरीन के साथ में, मोरक्को के साथ में जो एकॉर्ड हुआ सितंबर 2020 में, और अब वो होने वाला था सऊदी अरब के साथ और कुछ गल्फ स्टेट्स के साथ, कुछ और जैसे स्टेट्स थी, पाकिस्तान भी उस लाइन में था, वो भी बड़ी तेज़ी से। तो फ़लस्तीन का किस्सा लोग भूल गए थे और अरब नॉर्मलाइजेशन का किस्सा सबको याद था, इब्राहिमिकल ऑर्डर एक रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड अगर होते चले जाते तो फ़लस्तीन तो वैसे ही ख़त्म हो गया था, डिप्लोमेटिकली फ़लस्तीन ख़त्म हो गया था, फिर इतनी ज़्यादा ज़ोर से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। अब वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस 2 साल से चल रहा था, इस जंग के बाद वो रुक गया। कम अज़ कम डिफ़िकल्ट तो बहुत हो गया है। अब किसी अमरीकी प्रेसिडेंट को बहुत मुश्किल होगा किसी भी दूसरी रियासत से ये कहने में कि आप जो है वो नॉर्मलाइजेशन अकॉर्ड कीजिए, अब नहीं हो पाएगा। तो ये कई मानों में जो मैं कह रहा हूँ कि 4 घंटे में इजराइल जंग हार गया, मैं इसी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि किस्सा दोबारा जिंदा हो गया, स्टेट का डिमांड दोबारा खड़ी हो गई, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, नौजवान नस्ल इसको जानने लगी। जंगी कैदियों का मसला अब डिबेट में आएगा, जो हज़ारों जंगी कैदी फ़लस्तीन के इजरायली जेलों में मुसीबतें उठा रहे हैं, वो उनको आज़ाद। और जो ये मुहासरा हुआ था 16 साल से गज़ा का, उस मुहासरे पे सवाल खड़े हो गए कि वो मुहासरा अब जारी रहे, क्योंकि मुहासरा तो फ़लस्तीनियों ने तोड़ दिया।
उन्होंने तो बैरिकेड्स को भी तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, इजराइल के अंदर दाखिल हो गए, तो मुआहदा वो मुहासरा टूट गया। और अब इसके बाद जो नए सेटलमेंट होंगे, गुफ्तगू होगी जंग बंदी के बाद में, जंग बंदी होगी लाजमी तौर पर, बात होगी टेबल पे लाजमी तौर पर, उसमें उस मुहासरे पे भी बात होगी। तो सारी चीज़ तो फ़लस्तीन के हक़ में जा रही है। कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुर्बानियाँ बहुत बड़ी देनी पड़ी हैं। सैकड़ों हज़ारों लोग शहीद हुए हैं इसमें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सी परेशानियाँ, कितने अरबों रुपए की जायदादें हैं जो टूट गई, और उससे ज़्यादा खरबों रुपए के जानी नुकसान का तो कोई मोल ही नहीं है जो हुआ है। लेकिन उस कुर्बानी के बदले में बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत का जो इंतज़ाम होना चाहिए था वो मजबूत होगा। जैसे बिन गौरियान जो फॉरेन मिनिस्टर, जो इनके मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं गालिबन इजराइल के, वो दिसंबर 2022 में खड़े हो गए मस्जिद अक्सा में जाके और कहा कि मस्जिद अक्सा का कंट्रोल हम लेंगे। उसके बाद उनके जो एडवाइज़र एरन शेरियन हैं वो जाके खड़े हो गए कि साहब इसका तो कंट्रोल हम लेंगे, जो तो मस्जिद अक्सा का कंट्रोल लेने वाले थे अपने हाथों में। ये ईस्ट यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने वाले थे। वो सारी चीज़ें रुक गई हैं। आप देखिए ना कि ये कुर्बानी बड़ी ज़रूर है, लेकिन इसके बदले में जो कॉज है, फ़लस्तीनी कॉज, उसको बहुत महमीज़ मिला है, उसे ताकत मिली है और आगे के लिए उसके रास्ते काफ़ी बेहतर हुए। लेकिन जिस तरीके का होल्ड मिडिल ईस्ट पर बनाया था अमेरिका ने, और हमास के हमले के बाद वो खिसकता हुआ दिख रहा था, और अमेरिका ने जल्दबाजी में जल्दी से फैसला लिया और इजराइल के समर्थन में जाके खड़ा हो गया, जबकि शांति की बात करनी चाहिए थी सुपर पावर को। सबको यही करना चाहिए था और यही इंसानी मौक़िफ़ था कि सब लोग शांति की बात करते। पहले ही स्टेटमेंट में सबको कहना चाहिए था कि जंग बुरी चीज़ है, जंग रोकिए, चाहे हमास करे चाहे इजराइल करे, सबको कंडेम करके जंग बंद करानी चाहिए थी। मीडिएशन की टेबल पे सबको लाना चाहिए था, लेकिन ये साजिश है। दो बातें यहाँ समझनी ज़रूरी हैं। इजराइल का जो किस्सा है ये तकरीबन 125 साल से चल रहा है, नया नहीं है। और इस किस्से का आगाज़ किसने किया है? यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया। सबसे पहले बरतानिया ने किया, उसके चक्कर में जंग बल्कान बपा की। बरतानिया ने डिमांड की तुर्की की खिलाफत से कि फ़लस्तीन के इलाक़ों में यहूदियों को रहने दो, और उसके बाद उनको तुर्की की खिलाफत गिराई। उसी वजह से गिराने के बाद वहाँ पर फ़लस्तीनियों को घुसाया, इजराइलियों को घुसाया। फिर पहली जंग अज़ीम इसी वजह से हुई। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पहली जंग अज़ीम में मारे गए फ़लस्तीन के नाम पर, फ़लस्तीन और इजराइल के नाम पर 1.5 करोड़ लोग मारे गए। उसके बाद बेलफोर डिक्लेरेशन में ये तय कर दिया कि यहूदी जो है वो फ़लस्तीन में जाके रहेंगे। फिर दूसरी जंग अज़ीम हुई उसी चक्कर में। उस दूसरी जंग अज़ीम में भी 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए और ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद ख़त्म होते ही ये डिक्लेरेशन आ गया 48 में कि ठीक है साहब, अब जो है बाकायदा रियासत होगी। तो 2 जंग अज़ीम और 1 जंग बल्कान और तुर्की खिलाफत का ख़ात्मा ये सिर्फ हुआ इजराइल के क़याम के लिए। अब तक 10 करोड़ के करीब लोग मारे गए। कितने लोगों के लिए? कुल मिला के दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी हैं, उसमें से कुल 75 लाख जो हैं वो रहते हैं इजराइल में, 70 लाख के करीब अमेरिका में रहते हैं और 5-6 लाख बाकी दुनिया में रहते हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को इजराइल के नाम पर, कि 2000 साल पुरानी हमारी तारीख है, वहाँ सिर्फ इस नाम पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मार डाले गए। 2 जंग अज़ीम हो गई जो इससे पूरी इंसानी तारीख में कभी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, जो इस चक्कर में हो गई। और तीसरी जंग अज़ीम की ये कोशिश कर रहे हैं अब कि तीसरी जंग अज़ीम बपा हो, ताकि इजराइल के बका और उसके क़याम और उसकी स्टेबिलिटी का रास्ता साफ हो। तो ये एक गैर इंसानी हरकत है कि आप एक खित्ता ज़मीन की खातिर दूसरों की ज़मीन छीन के उसको अपना मुल्क बनाने की खातिर आप करोड़ों लोगों की जान ले लेंगे और फिर आप दूसरों को टेररिस्ट बोलते रहेंगे। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ईरान का हाथ बताया जा रहा है हमास के पीछे, और हमास के लिए या कहो खाली फ़लस्तीन के लिए ईरान बड़े अच्छे और मजबूती से आवाज़ उठाता है, वही ईरान जिस पे सैंक्शन और प्रतिबंध इतने लगाए गए थे, जिसे बर्बाद करने की बात कही जा रही थी अमेरिका की तरफ से,
उसकी अगर ये बात करें, आप हमास की कामयाबी बता रहे हैं, फिलिस्तीन की कामयाबी बता रहे हैं, तो ईरान को कैसे देखते हैं मजबूती के? देखिए, ईरान का मॉरल सपोर्ट हज़रत अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही इनकलाब बपा किया ईरान में, उसके बाद से फौरन रहा उनका। 1980 ऑनवर्ड एक दिन भी ईरान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। और आप अगर गौर करें तो 82 के बाद से मैंने अभी अर्ज़ किया कि फ़लस्तीन को तो लोग भूल चुके थे। फ़लस्तीन को लाइमलाइट में रखने के लिए अल्लामा खुमैनी ने फौरी तौर पर यौम कुद्स का ऐलान किया था कि रमज़ान के हर आखिरी जुमे को फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, जिसे यौमुल कुद्स कहते हैं। उसकी वजह से ज़िंदा रहा। फिर हिज़्बुल्लाह वहाँ पर लेबनान में मौजूद रहा, और उसी में उन्होंने हमास तो उस वक्त बना भी नहीं था जब खुमैनी साहब का ज़माना आया, लेकिन आपने उसके बग़ैर हमेशा फ़लस्तीन के कॉज को बैतुल मुक़द्दस की वजह से, मस्जिद अक़सा की वजह से, कि मस्जिद अक़सा पे दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 1450 साल की इस्लाम की तारीख़ में 637 में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिला जंग फ़लस्तीन को फ़तह करने के बाद से लेके अब तक 1250 साल फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है, आज भी है, आज तक मौजूद है। और इस दौरान जब जब मुसलमानों कब्ज़े में रहा, न यहूदियों को इबादत से रोका गया, न ईसाइयों को रोका गया, और मुसलमान तो थे ही। तो जितना पुरअमन इस्लाम और मुसलमानों के कंट्रोल में बैतुल मुक़द्दस रहा, कभी नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में ईरान का ये मॉरल सपोर्ट इस फ़लस्तीनी मूवमेंट को ज़िंदा रखने और खड़ा करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार उसने अदा किया है। जबकि दूसरे ममालिक जो जंग लड़ते रहे फ़लस्तीन के कॉज पर, अरब ममालिक 1948 में भी लड़ी, 67 में भी लड़ी, 58 में भी लड़ी, और तब तक लड़ते रहे, वो पीछे हट गए। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, कभी यूएई का नॉर्मलाइजेशन, कभी बहरीन का, मोरक्को का, इन सब का, और सऊदी अरब का भी नॉर्मलाइजेशन करीब था। तो ये जो था, ये बैक ट्रैक करना फ़लस्तीनी कॉज और मस्जिद अक़सा के कॉज को धोखा देने के मुतरादिफ था। सिर्फ अपनी ज़ाती गर्ज से, अपने नेशनल इंटरेस्ट में हम फ़लस्तीन को धोखा दे रहे थे। वो प्रोसेस को ईरान ने कभी भी अप्रूव नहीं किया, और इसलिए ईरान की दुश्मनी रही है। आज भी कोशिश की जा रही है कि ईरान को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जाए उसमें। आप परसों का वाक़या देखिए, रिपोर्ट्स ये हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कि दमिश्क के एयरपोर्ट पर जो इजराइल ने बमबारी की, ये ठीक उस वक्त की जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दमिश्क में लैंड कर रहे थे। इधर से इन्होंने बमबारी की। क्या चाहते थे आप? क्या सिंबोलिज्म था? आप ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कत्ल करना चाहते थे क्या? कासिम सुलेमानी की तरह। और अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाता तो क्या ईरान इसे बर्दाश्त करता? बिल्कुल ना करता। तो अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता उसमें, तो फिर तो ये तीसरी जंग अजीम जो चाहता है इजराइल इस मौके का फ़ायदा उठा के, आप तीसरी जंग अजीम में बदल देते। और तीसरी जंग अजीम किसी के भी हक़ में, किसी के मफाद में नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जंग बंदी फ़ौरन होनी चाहिए। दूसरे ममालिक इस जंग में शरीक ना हो, इसका एहतमाम वर्ल्ड फोर्सेस को करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए कि दूसरे फरीक इस जंग में जो है वो इन्वॉल्व ना हो, और फौरी तौर पर बातचीत का आगाज़ हो। ये तमाम वर्ल्ड एजेंसीज को इसका इंतज़ाम फ़ौरन करना चाहिए। भारत के हालात को कैसे देखते हैं जब सरकारें उतारू हैं फ़िलिस्तीन के हिमायतियों पर मुकदमे और केस दर्ज करने के लिए? ऐसे हालात में क्या कहेंगे भारत के मुसलमानों से? देखिए, भारत के में पहली चीज़ तो ये कि अभी 5 स्टेट्स का इलेक्शन है जी, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और ये सबको मालूम, एक तरफ आरएसएस है जो जिसके क़याम से लेके आज तक आरएसएस इजराइल के साथ खड़ा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्टेटेड पॉलिसी है आरएसएस और बीजेपी की कि वो इजराइल के हलीफ हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इस जंग के मौके पे इजराइल का साथ देने की बात की, और मीडिया वो के ज़रिए वो साथ बाकायदा दिया जा रहा है, ये सोचे समझे बगैर कि हक़ पे कौन है और ना हक़ पे कौन है। तो और दूसरी जानिब इसी जंग को मीडिया के ज़रिए एक पोलराइज्ड डिबेट्स करके इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जितने बयान हैं
कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और यहाँ पे मुजाहरा ना हो और वहाँ जलसा ना हो और भारतीय मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कोई ना जाए, ये सिर्फ इलेक्शन को एड्रेस करने के लिए। तो मुझे हैरत है कि एक तरफ हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और एक मुल्क का मुल्क तबाह हुआ जा रहा है, दूसरी तरफ उस बदकिस्मत और खुखार और भयानक वाक़े को लेके हम इलेक्शन कैंपेन में उसे यूज़ करना चाहते हैं। ये तो गैर इंसानी हरकत है और इसको रुकना चाहिए।